बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। जब से जरदारी साहब के खिलाफ एहतसाब का घेरा तंग हुआ है, पीपल्स पार्टी की क़ियादत की जानिब से हुकूमत गिराने के दावे सामने आने लगे हैं। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहां से निकालें। मैं आज सुबह वार्म कर रहा हूँ, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। वक्त आया है इनको घर भेजने का। इससे कबल जनाब आसिफ जरदारी हुकूमत को वक्त देने के हामी थे और बारहा कह चुके थे कि वो हुकूमत नहीं गिराना चाहते। नियाज़ी साहब को डरना नहीं चाहिए, मैं उसका हुकूमत नहीं गिराऊंगा। हम इमरान खान को सियासी शहीद नहीं देखना चाहते हैं। उसको उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे हुकूमत आने से पहले, और हम मौका देना चाहते हैं कि वो अपना वादे पे कायम रहें, डिलीवर करें। दूसरी जानिब नैब की हमजा शहबाज शरीफ के घर मुतवातर छापों और गिरफ्तारी की सर तोड़ कोशिशों को देखते हुए न सिर्फ किसी डील की तासुर की नफी होती है, बल्कि एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या मौजूदा सूरत हाल आने वाले किसी मुमकिना तहरीक में मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी के शाना बशाना लाकर खड़ा कर सकती है या नहीं। लेकिन एक चीज जिसकी ज्यादा बात नहीं हो रही वो है अपोजिशन के डार्क हॉर्स जनाब मौलाना फजलुर रहमान। खबर यह है कि इस वक्त हुकूमत को सबसे ज्यादा खौफ मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान से है। मेरे ख्याल में बहुत वक्त मिल चुका है और जितना वक्त उनको मिला है उससे पाकिस्तान जितना डूबा है और अब तक संभला नहीं जा रहा है। उनको अंदाजा लग गया है कि इस्लामाबाद आना और उसका जाना जा अल हक वज़हक़ल बातिल की ताबीर होगी इंशाअल्लाह। इस बात का इजहार जनाब शेख रशीद भी कर चुके हैं। इस हुकूमत को अगर सबसे ज्यादा किसी ने डेंट पहुंचाना है या जिसने मस्ती करनी है वो फजलुर रहमान ही होंगे। हाँ, क्योंकि ये मुझे नजर आ रहा है क्योंकि वो बिफरे हुए हैं आजकल। वजह यही है कि मौजूदा हुकूमत के आने के बाद मौलाना फजलुर रहमान कई शहरों में बहुत बड़े बड़े हुकूमत मुखालिफ इज्तिमा कर चुके हैं। अगर ये इज्तिमा इस्लामाबाद में होते हैं तो हुकूमत की मुश्किलात में यकीनन इजाफा होगा। कल मौलाना फजलुर रहमान मियां नवाज शरीफ से अयादत की खातिर जाती उम्रा में मुलाकात करेंगे। देखना है कि कल मुस्लिम लीग नून मौलाना को मिलियन मार्च का ग्रीन सिग्नल देगी या नहीं, और देखना यह भी है कि कल नैब का शहबाज शरीफ की पेशी के मौका पर क्या रवैया होता है, क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम अपोजिशन के मुस्तकबिल के लाहे अमल का तयन करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। और यह भी कि मौजूदा मुआशी बहरानों और गवर्नेंस के मसाइल में घिरी हुकूमत किसी मुमकिना एहतिजाजी तहरीक को सस्टेन कर पाएगी या नहीं। सवाल हमारे सामने है। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा PTI से मरकजी रहनुमा है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब लाहौर में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने हैं मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। कुंडी साहब, आज सबसे पहले आपसे ये आगाज़ करता हूँ। अभी जो इब्तदा में भी आपने देखा, ट्रेन मार्च कहा जाए, भुट्टो कारवां कहा जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी से 26 मार्च 2019 को पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, वक्त देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। 4 अप्रैल 2019 आसिफ जरदारी साहब फरमाते हैं कि वक्त आ गया है, हम यहाँ से कूच करें और इस हुकूमत को हम नहीं आगे चलने देना चाहते। 6, 7, 8 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि आपने सोच लिया कि अब इस हुकूमत को घर भेज देना है? तो इन 8 दिनों में क्या हुआ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीब, आपने जो क्लिप्स दिखाए उसमें चेयरमैन बिलावल का आपने जो सफ़र उन्होंने कारवान भुट्टो में सफ़र किया जी, कराची से लाड़काना तक, उसका वो एक क्लिप दिखाया और उसके बाद 4 अप्रैल के दिखाए जी। उससे पहले नॉर्मली जो है 3 अप्रैल को एक दिन पहले हमारी CC की मीटिंग भी होती है, उसमें खराज तहसीन पेश किया जाता है और अपने शोधा को, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ इशूज़ पे डिस्कशन होते हैं जिस पे हमने ये फैसला, क्योंकि देखें हमने पहले दिन से कहा जब भी ये हुकूमत मुश्किल वक्त में आई, चाहे वो इंडिया का इशू था चाहे वो और इशूज़ थे, हमने कहा कि जब भी पाकिस्तान की बात होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जिम्मेवाराना पोजीशन का रोल प्ले करेगी और आपको सपोर्ट करेगी। ठीक हो गया, उसमें हम सियासत नहीं करेंगे। लेकिन आप देखें कि इस 7-8 महीनों में जिस तरीके से आपके सामने है मईशत किस तरफ जा रही है। कल आप देखें, अब फिरदौस अहमद साहब खुद वज़ीर रही हैं हेल्थ की, जो दवाइयों की कीमतें जो आम इस्तेमाल की दवाइयाँ, मतलब है कि ब्लड प्रेशर और शुगर जो कि हर दूसरा शख्स इस्तेमाल कर रहा है,
उसके रेट देखें, अगर आप बाकी महंगाई पेट्रोल गैस बिजली को देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं होती है जो आप फरमा रहे हैं वो तो पिछले 7-8 महीने का अहवाल है। मैं तो आपसे उन 8 दिनों का पूछ रहा हूं कि बिलावल साहब को, आपको, आप सबको पता था कि पिछले 8 महीनों में मईशत के साथ क्या हुआ, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, दवाइयों की कीमत में क्या हुआ, लेकिन ये 4-8 दिनों में क्या हो गया कि एकदम आपने सोच लिया कि अब इन्हें घर भेजना है। ये अगर सोच थी तो 26 मार्च को भी होनी चाहिए थी भुट्टो कारवां के अंदर बिलावल साहब की। मेरा सवाल तो ये है। देखें, मैंने आपको कहा कि सीसी की मीटिंग में डिस्कशन हुई, और दूसरी बात यह है कि हम कोई गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत नहीं गिराएंगे। हम कभी भी ये उसका हिस्सा नहीं बनेंगे जो कि गैर जमहूरी तरीका होगा इस हुकूमत को गिराने में। देखें, बहुत कम मेंबर्स पे हुकूमत खड़ी है, और हमारे पास एक जमहूरी हक है कि हमारे पास मेंबर पूरे होते हैं और अपोजिशन इकट्ठी होती है तो हम अदम एतमाद की तहरीक हुकूमत के खिलाफ लेके आ सकते हैं। दूसरी बात, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि 23 मार्च को मातीर मोहम्मद यहाँ पर आए और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे बॉस बड़े आइडियल हैं, लेकिन उन्होंने स्टडी नहीं किया मातीर मोहम्मद के मुतालिक कि उन्होंने अपने मुल्क की मईशत को किस तरह ठीक किया। उसने अपने इंटरनल डिफरेंसेस मुल्क के ख़त्म किए, पहले अपने इंटरनल स्टेबिलिटी लेके आए, उसके बाद उन्होंने मईशत को ठीक किया। उन्होंने वो इनकी तरह मतलब है कि खड़े होकर जिस तरीके से ये इस्तेमाल ज़बान या जिस तरीके से ये स्पीचेस करते हैं वो उन्होंने नहीं की। इंटरनल अगर उनको आइडिया बना था कम से कम उसकी तारीख पढ़ ले। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है। मैं डॉक्टर साहब के पास चलूंगा। ये बात अपनी आपने जो की, आसिफ जरदारी साहब ने जो कहा है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, उन्होंने तो कहा ये वक्त आ गया हम यहाँ से कूच करें, इस्लामाबाद जाएं और इस हुकूमत को गिराएं। पता नहीं कौन सा तरीका होगा, फिर जमहूरी भी हो और हुकूमत भी गिरे, ये भी एक सवाल है जो कि मैं नेक्स्ट राउंड में आपसे पूछूंगा। बट डॉक्टर साहबा, आपकी हुकूमत किसी से खौफ है सियासी तौर पर? ठीक है, मुस्लिम लीग नून के अपने मामलात हैं, केसेस हैं, आसिफ जरदारी साहब के अपने केसेस हैं, मौलाना एक बहुत बड़ी हकीकत है, उनके खिलाफ, उनकी ज़ात के खिलाफ इस वक्त केसेस नहीं है, ना ही वो नैब भुगत रहे हैं, ना ही वो जाली अकाउंट केस भुगत रहे हैं, ना ही कोई फ्लैट्स हैं उनके जो बाहर निकल आए हैं। उनके मामलात मुख्तलिफ हैं और वो मिलियन मार्च का कुछ नमूना दे चुके हैं। आपको महसूस होता है कि अगर वो इस्लामाबाद आए, रुख किया, तो मुश्किल होगी हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। देखें, पाकिस्तान का जो जमहूरी कल्चर और जमहूरी रवायात रहीं, यहाँ पे हुकूमत वक्त जो भी आई, अपोजिशन ने उस पर तनकीद की, और अपोजिशन का बुनियादी हक है, उसको हम तस्लीम करते हैं। और अगर कहीं अपोजिशन एहतजाज के लिए बाहर निकलती है तो हुकूमत उसको फैसिलिटेट करेगी, सहूलतकारी करेगी। हमें कोई ख़तरा नहीं है। अगर ख़तरा हमें है, इस वक्त जो चैलेंज है तो अपनी जोग्राफियाई सरहदों पे है। अगर ख़तरा है तो अपने मुआशी महाज पे है। अगर ख़तरा है तो पाकिस्तान के जो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे बाहर गए, उनका जो जिसके एवज़ हमारे 30,000 अरब कर्जा चढ़ा, उसके पे बैक करने का है, वो सर्कुलर डेट का है, वो ओवरऑल फिस्कल जो स्पेस नहीं है बजट में छोड़ के गए, उसका है। ये चैलेंजेस हुकूमत के सामने, मतलब आपको नजर आ रहा है मुआशी मुश्किलात हैं। करना चाहते शेख रशीद साहब से एग्री नहीं करती, चैलेंज हमारे सामने कोई नहीं है। शेख रशीद साहब से एग्री नहीं करती कि मौलाना सबसे ज्यादा ट्रबल दे सकते हैं इस हुकूमत को। वो वफाकी काबीना का हिस्सा है, बड़े मैच्योर और सीजन्ड सियासतदान है, बहुत तजर्बा है उनके पास। उनको मौलाना बकौल उनके मैं कह रहा हूँ कि नजर आ रहे हैं, आपको नहीं नजर ऐसा कुछ होता हुआ? देखिए, मौलाना साहब का जो एक अपना नुक्ता नजर है, उन्होंने हमेशा जो है वो इक्तदार की सियासत की है और असेंबली में रहे हैं। अब फर्स्ट टाइम जब उनको असेंबली से बाहर की सियासत करनी पड़ रही है तो मौलाना साहब का मिजाज नहीं है उस सियासत का, तो जिसकी वजह से मौलाना साहब चाहते हैं कि या मैं हूँ या सिस्टम नहीं है, या जमहूरियत नहीं है, या ये हुकूमत नहीं है। तो ये वो माइंड सेट है जो मौलाना साहब रिफ्लेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अवाम उस माइंडसेट के साथ नहीं है। अवाम नहीं है, अवाम नहीं है, बट ठीक है, चाहते, ठीक हो गया। अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, ठीक हो गया, और किसी किस्म की शर्पसंदी नहीं चाहते। अवाम क्या चाहते हैं मियां साहब? बात यह है कि आपकी क़ियादत के खिलाफ केसेस हैं। मियां साहब कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर हैं, एक मोमेंट्री रिलीफ है, थोड़ा अरसे के लिए रिलीफ है। मियां शहबाज शरीफ साहब के मामलात अभी भी उलझे हुए भी हैं, कुछ सुलझते हैं लेकिन फिर उलझ जाते हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब के मामलात आपके सामने। आप लोगों ने कोई डिसाइड किया है? पीपल्स पार्टी तो शायद इंदिया दे चुकी है आसिफ जरदारी साहब के ज़बान से, अगर हम उनकी बात को उनसे एग्री करें कि वो तो चाह रहे हैं हुकूमत जाए।
आप लोगों ने क्या सोचा है? आप लोग कुछ सोच रहे हैं या कुछ वाकयात, कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जो आपके फैसले का तयन करेंगे? नहीं मुनीब साहब, मैं पहली बात तो ये अर्ज़ करता हूँ कि जो डॉक्टर फरदौस आशक अवान साहब बात कर रहे हैं, बात सही कर रहे हैं। साहिबा एक ही बात है उनकी। अच्छा, जो बात कर रहे हैं वो बात दुरुस्त है इस लिहाज से कि पाकिस्तान को 3 महाज पर ख़तरा है। पहला मईशत, एहतसाब और आपकी सरहदों से। सरहदों के हवाले से उन्होंने जिक्र कर दिया। ये जो चीज़ें हैं इनका भी तज़किरा कर देती तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि एक डिक्टेटर का तख्लीक करदा अदारा जो है उससे इंतकाम से बात आगे निकल रही है। सिस्टम को ख़तरा है। सिस्टम को ख़तरा किस तरह है वो आप देखें कि इस अदारे से जुड़े दीगर अदारे जो हैं उनमें बैठे लोगों पर उंगलियां उस वक्त उठती हैं जब ये नाकस अपनी कारकर्दगी और इंतकाम की वजह से किसी को पकड़ते हैं या किसी को छोड़ते हैं। अब मुझे ये बताएं कि माजी करीब में और माजी हाल में या करीब में माजी में आप ये देखें कि क्या किसी अदारे को ये इख्तियार हासिल है कि जब वो चाहे किसी पर इल्ज़ाम, मैं नहीं जानता कि जरदारी साहब पर सही इल्ज़ाम है गलत इल्ज़ाम है, मगर मुझे ये तो इल्म है मुनीब साहब कि जब उनको छुट्टी दी गई और उनको कहा गया बलूचिस्तान असम्बली को गिराया गया, उसके बाद इंतखाबात, उसके बाद जनरल इंतखाबात, भाई अगर जरदारी साहब बकौल आपके कि उन पर जो इल्ज़ाम था वो दुरुस्त था तो उस वक्त उनको क्यों ना पकड़ा गया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अदारा कैसा अदारा है जिस पर लोगों का एतमाद उठ गया है इस वजह से कि जब चाहते हैं, जिन पर इल्ज़ाम होता है, उनकी ज़रूरत होती है तो उनको नई जमात में शामिल करवा देते हैं। और मेरी अर्ज़ सुने एक सेकंड के लिए, और जब उनसे ज़रूरत ख़त्म हो जाती है फिर उनको उन इल्ज़ाम में पकड़ लेते हैं, और जिनको कोई इल्ज़ाम नहीं होता, जिन पे वो उनकी बात नहीं मानते तो उन पर इल्जाम लग जाता है। ये क्या तरीका है? आप भी फरमा रहे हैं हमें नहीं पता जरदारी साहब पे इल्जाम दुरुस्त है नहीं। आपकी हुकूमत जो निसार अली खान साहब आपके इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा ये जाली अकाउंट्स का मामला आपको पता है कब से शुरू हुआ? आपके वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जरदारी साहब के बारे में और कहा, उनके अल्फाज थे, ख्वाजा साद रफीक साहब के अल्फाज थे कि भाई आपने और कितना लूटना है, कितना खाना है, ये उनके अल्फाज थे। आप कहते हैं आपको पता ही नहीं है कि इल्जामात सच है कि गलत है। मनीब साहब एक ये तो फिर अपोजिशन की सियासत और हुकूमत की सियासत और होगी ना। मुझे एक अर्ज करने का मौका दें। मैं ये अर्ज करता हूँ, आपके प्रोग्राम में मैंने एक दिन कहा था कि मुझे अलीम खां की गिरफ्तारी पर भी अफसोस है, मैं मजम्मत करता हूँ। क्यों? हालांकि मैं यहीं बैठकर उसकी गिरफ्तारी की डिमांड करता था। मैं तरीक़ाकार से इख्तलाफ करता हूँ, मैं कानूनी पेचीदगियाँ जो अपनी फेवर में इस्तेमाल की जाती हैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। मुझे आइए बताएं यार कि यही प्राइम मिनिस्टर जो आज हैं ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने हदैबिया पेपर मिल के हवाले से जो फैसला किया है वो गलत था, ये नैब के हवाले से इनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम नैब ना करे तो ये कहते हैं गलत है। ये अदारा दफाई अदारे के मतलब जब इनको जरूरत हो और ख्वाहिश के मुताबिक काम ना हो उस पर भी उंगलियां उठाते हैं। एक ब्रेक ले लेता हूं, इसका कोई नोटिस नहीं करता। ब्रेक में ले लेता हूं। इस पर देखिए बहुत से सवालात और भी हैं जो उठते हैं। पीटीआई से अलीम खान गिरफ्तार होते हैं, को और होता है, ये नहीं कहा जाता कि जमहूरियत को खतरा है या जमहूरियत या जमहूरी निज़ाम को खतरा है। आपके लीडरान के खिलाफ केसेस होते हैं, मामलात होते हैं, तो ये रेटरिक आपकी तरफ से आता है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे PMLN हो, क्योंकि आप अपोजिशन में है। हुकूमत कहती है हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करते हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक एक्चुअली बन भी सकती है या नहीं, इस बात करते ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। फैसल भाई जरा कैटेगोरिकली बता दें, ये मौलाना फजल रहमान साहब तो तैयार बैठे हैं, आप ज्वाइन करेंगे उनकी मिलियन मार्च पीपल्स पार्टी? क्योंकि जरदारी साहब ने तो कह दिया और मैं उन्हीं की बात को अहमियत दे रहा हूं। वो पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, मतलब पार्टी के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जितनी मुशावरत है सियासी वो सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब ही देते होंगे। साथ देंगे मौलाना का या नहीं, या अभी वक्त नहीं है आपकी नज़र में? देखिए मौलाना साहब कल मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद ख़बरों में आ रहा है, अभी तक तो हमें कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं और ना ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई हुई है मुलाकात की। आएंगे, सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं। कल भी मियां साहब के साथ जब वो बीमार पुरसी के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू होगी। फिर आएंगे, फिर
पॉलिटिशियंस जो हैं, अपोजिशन की जमातें, गवर्नमेंट की जो इत्तेहादियाँ आपस में मिलते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या चीज़ होता है क्या नहीं। देखें हमारे साथ जो बाकी अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ भी हम राब्ते में हैं, हुकूमत वाले अपने जो है उनके इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ राब्ते में। लेकिन जहाँ तक आपने बात की, देखें अब बिलावल साहब ने जिस जुमरे में बात की वो 18th अमेंडमेंट के हवाले से की। Exactly, मेरे साथ उस दिन सरफराज बुख्ती साहब थे जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के थे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल में मेरे साथ कहा कि 18th अमेंडमेंट पे हम कोई कंप्रोमाइज हुकूमत के साथ नहीं करेंगे अगर 18th अमेंडमेंट को छेड़ा गया। इस तरह बाकी ऐसी जमातें हैं जो कि 18th अमेंडमेंट जो इनके एलाइज हैं हुकूमत के, वो कभी भी नहीं चाहते कि 18th अमेंडमेंट पर कोई चीज़, क्योंकि वो सूबाई खुद मुख्तारी सूबे में जो है वो उनको पावर्स मिले हैं। तो कोई भी खासकर बलूचिस्तान और KP के कम से कम जो सियासी जमातें हैं वो नहीं चाहेंगी। अब तो शायद हुकूमत ने भी कह दिया ना कि इम्प्रूव हो सकती है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता 18th अमेंडमेंट को, ना ही इरादा। वो कहते हैं देखिए वो तो हमेशा डिबेट करवा लेते हैं, टॉक शोज देखते हैं, लोगों का नब्ज देखते हैं, फिर उसके बाद वो हमेशा अब मैं तो यू टर्न का नहीं कहूँगा लेकिन वो बैकआउट हो जाते हैं। अच्छा चल ठीक है, वो जैसे भी ठीक हो गया। लेकिन देखें अभी इन्होंने बात की फिरदौस जमान साहबा ने कि जी जब मनी ट्रेल की इसकी बात होती है तो जमहूरियत, देखें ऐसी कोई बात नहीं। हम कहते हैं एहतसाब करें, अक्रॉस द बोर्ड करें, लेकिन आप मनी ट्रेल जो भी है आप करें, लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो 7-8 केसेस हैं जो कि सूबाई हुकूमत ने जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, इंक्वायरी टीम बनाई थी, उसने माजी हुकूमत को जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। फिर मालम जब्बा का आप देखें, आप खैबर बैंक का देखें, फेक जो उन्होंने दाखिले किए हैं स्कूलों में लोगों के, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने वो देखें। फिर आपको अलीमा खान भूल जाती है, आपको सादिया खान के 40 लाख रुपए उनके अकाउंट्स में आते हैं, वो आपको भूल जाते हैं कि वो एक ही तो सिलाई मशीन से हैं, दूसरी की पता नहीं कहाँ से हैं। तो देखिए आप अक्रॉस द बोर्ड करें। अब आप कहते थे कि जी NRO नहीं देना, अपनी बहनों को तो आप NRO देते हैं, आप कहते हैं एमनेस्टी स्कीम जो है वो चोरों और डाकुओं के लिए है, आप खुद आके एमनेस्टी स्कीमें भी ठीक है। वो तो ऐसे रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, वो तो जब ये हुकूमत में आया तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने भी इन्हें दिखाई हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा। अब चलिए ऑपोजिशन को साइड पर रख दीजिए। आज पंजाब हुकूमत, आपका हल्का भी पंजाब के अंदर है, आप मुझे ये बताइए, जब सूबाई मिनिस्टर हैं समीउल्लाह चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि हमें किसी और से खतरा नहीं है, हमें पार्टी के अंदर लोग मौजूद हैं जिनको हुकूमत को जिनसे खतरा है। कैसे अनइलेक्टेड लोग हैं जो पंजाब के वज़ीर आला के खिलाफ भी साजिशें करते हैं। एक तरफ आपको गवर्नेंस के मसाइल चले हैं, मईशत के मसाइल आपने खुद बताए बड़े गंभीर हैं, दूसरी तरफ इस तरह की इंटरनल मामलात जो PTI की किसी भी सूबाई हुकूमत यानी पंजाब हुकूमत के अंदर हो रहे हैं, को अंदर से खतरा है। ऑपोजिशन का तो आपने रूल आउट कर दिया कि कोई खतरा नहीं है आपको उनसे। मुनीब देखिए, कोई भी पॉपुलर सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। यहाँ पे 2 सियासी जमातें थी, एक इक़्तिदार में होती थी, एक अपोजिशन में, और एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रही होती थी, और फिर मिसाक जमहूरियत के बाद एक फेवरेबल ग्राउंड उसको अवेलेबल होती थी जो भी गवर्नमेंट में होती थी। अपोजिशन उसको उस तरह से टफ टाइम नहीं देती थी और उन गलतियों को कवर करती थी। अब ये फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि एक तीसरा ऑप्शन लोगों ने एक्सरसाइज किया और उसके साथ तवक्कुआत वाबस्ता की और इमरान खान साहब की लीडरशिप पे एतमाद किया। और लेकिन जो चैलेंजेस इस हुकूमत को विरसे में मिले, वो ना तो 70 साल से इससे पहले इक़्तिदार में जमात थी, वो न्यू कमर थे। हाँ, मैं एग्री करती हूँ कि शायद कहीं तजर्बे की कमी होगी, शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, पाकिस्तान के अवाम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आते ही अलादीन का चिराग रगड़ते तो हर चीज़ ठीक हो जाती, दूध की नहरें बहती। लेकिन आपको ये भी रियलाइज़ करना है कि वो इंस्टीट्यूशंस जो तबाह हाल थे, जो वो हर तरह का इदारा जहाँ से भी आप स्टार्ट लेंगे वहाँ तबाही थी, तो उनको रीवैम्प करने में, रीस्ट्रक्चराइज करने में, इंस्टीट्यूशनलाइज करने में। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात अगर कुल्ली तौर पर तस्लीम कर लूं, की तरफ बढ़ रहे हैं। आई रियली होप, मैं दुआ गो हूं कि ये जो आपका नैरेटिव है ये लोग भी एक्सेप्ट करें, पाकिस्तान के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, हालात बेहतर हो। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर 2 ओपिनियन, ये जमहूरियत के अंदर आपको पता है पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस किस्म की डिस्कशन और डिबेट होती है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है और अपना वो कहते हैं साजिशें हो रही हैं, पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइक की बात सुनिए तो साजिशों का जिक्र किया उन्होंने। लेकिन उसके अंदर पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन है वो होना जरूरी है। हम हुकूमत के अंदर जो बैठे लोग हैं वो इंडिविजुअल्स नहीं है, अब कोई भी उनका खास तौर पे जो मिनिस्टर्स हैं,
हर एक मिनिस्टर जो है उसके ऊपर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सब जिम्मेदार हैं। ओके फाइन, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया, ठीक हो। और इंशाल्लाह आप मुनीब एक बात जो मियां साहब फरमा रहे थे, देखिए मियां साहब इस चीज से आगाह हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, जो हुकूमत जिस नहज पे इस वक्त हमें इन्हीं के लिए हुए कर्जे हर महीने वो नए कर्जे, चले वो तो डॉक्टर साहब सबको पता है ना, आप मजीद कर्जे ले रहे हैं, आप कह रहे हैं उस कर्जे का सूद पे करने के लिए आपको कर्जे लेने पड़ रहे हैं। चले ठीक है डॉक्टर साहब, क्विक बात क्विंटी साहब, मैंने फिर मियां साहब से कंक्लूड करवाना है, खत्म होगा और हम इंशाल्लाह एक बेहतर हालात की तरफ। ठीक है क्विंटी साहब प्लीज आप एक बात मैं कर लूं, सिर्फ ऐड कर दें मैंने। जी जी, मुझे ये बात कम अज कम को चाहिए कि पार्टी को चाहिए, क्योंकि इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पिछली दफ़ा 5 साल फाइनेंस कमेटी के मेंबर रहे हैं, लेकिन ये कहें विरसे में मिले। अब शुक्र है इनको 1947 में हुकूमत नहीं मिली, वरना ये गांधी और नेहरू को कहते हैं कि इन्होंने इस मुल्क को जो है बेड़ा गर्क किया और हमें इस विरसे में नेहरू और गांधी ने ये चीजें दी है। आप ये चीज ना करें, आप ठीक करें, आपको तो आप लोगों ने तो यूथ को होप दी है, आपने यूथ को होप दी है, आपको यूथ कह रहे हैं हमारे सामने एकदम से आश्कार हो गई हर चीज, हमें नहीं पता था पहले, उस उम्मीद के चिराग को बुझने नहीं देना हमने। ठीक है मियां साहब तुसी कर रहे हैं मौलाना साहब के नाल जाना है या नहीं जाना, सोच के हर वक्त सवाल करते जवाब देते हैं, आप कहते हैं हम देखेंगे फलान होगा, हम देखेंगे ये होगा। मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि असद उमर साहब 8 माह तक ये कहते रहे कि IMF के पास नहीं जाएंगे, आज ये कह रहे हैं कि अगर IMF के पास ना जाएं तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि अच्छा कभी नहीं कहा था मेरी ऐसा सुने ना, मेरी ऐसा सुने, दूसरी तरफ शाह कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि दफा के हवाले से हमारी सूरत हाल इतनी खराब है या आज खराब होने का अंदेशा है इंडिया के हवाले से, तो मुझे ये बताएं कि कौन सा इन्वेस्टर यहाँ रुकेगा। तीसरा मुझे ये बताएं कि अगर IMF के पास जाना इतना लाजम है तो पाकिस्तान के जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, जो आलमी अदारे हैं या जो आलमी कुव्वत है, अगर IMF को रोक दे तो इसका मतलब है खुदा न खास्ता हम दिवालिया हो गए, और दिवालिया हो गए तो हमारा दफा कहाँ जाएगा। जो आपने सवाल किया है अब मैं उस पर आ जाता हूँ, मुझे जो आप बात करते हैं ना मौलाना फजल रहमान के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर फरदौस आशिक, एक सेकंड और भाई मेरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, मैं ये अर्ज करता हूं कि अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तहरीक का हिस्सा बनने की जो बात है, मुनीब साहब बतौर एक पाकिस्तानी के ये बात कह के जा रहा हूं, अगर 2-3 माह के अंदर कोई पाकिस्तान की लीडरशिप आगे ना खड़ी हुई, मॉब खुद बाहर निकल आया, तो उससे खुदा ना खास्ता इतनी तबाही होगी कि उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पार्टियों की जो जमातों की लीडरशिप है उनको बाहर निकलना पड़ेगा ताकि लोगों की क़यादत करने वाला कोई मौजूद हो। चले ठीक है डॉक्टर साहब, बीमार शख्स हॉस्पिटल की बजाय घर में बैठा सियासी मीटिंग कर रहा है, मैं डॉक्टर साहब मजीद प्रोग्राम अगले में इस पे बीमारी की वजह से, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं या घर मिलने जा रहे हैं। चलें ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। फैसल कुटी साहब और लतीफ साहब प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। तहरीक होगी हुकूमत के खिलाफ या नहीं, कोई ला सकता है या नहीं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है, एक ब्रेक के बाद जानिए, बस साथ रहिए। मोहरान अपनी जगह, गवर्नेंस के मसले अपनी जगह, लेकिन क्या वाकई इस हुकूमत को अपोजिशन से भी कोई ख़तरा है या नहीं? मुस्लिम लीग नून को एक साइड पर रख दीजिए, PMP पार्टी के अपने मामलात हैं, दोनों के केसेस हैं लीडरशिप के खिलाफ, लेकिन क्या कोई तहरीक आ सकती है और क्या मौलाना फजल रहमान डार्क हॉर्स हैं अपोजिशन के? ये जानिए हम चलते हैं जनाब आरिफ निज़ामी साहब के पास, जो कि मुल्क के मुमताज़ हैं, सियासी तारीख को भी बड़ी खूब से समझते हैं। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। सबसे पहले निज़ामी साहब आप ही से शुरू कर लेता हूँ, आप बता दीजिए कि आपके तज्ज़िये में क्या वाकई इस हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक आ सकती है, और क्या मौलाना फजल रहमान जो कि काफ़ी दबाजी में है कि हुकूमत गिराई जाए, तहरीक आए, और वो शायद बाकी अपोजिशन पार्टीज़ के सिग्नल अभी इंतज़ार कर रहे हैं, आपके नज़दीक मौलाना के अंदर ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो हुकूमत के खिलाफ एक सक्सेसफुल तहरीर चला सकें, और हुकूमत क्या वाकई हुकूमत को अपसेट करते हैं, गिरा सकते हैं? हुकूमतें जो हैं वो उनके खिलाफ तहरीक जो है वो सिर्फ 2 सूरतों में चलती है। एक तो ये कि जिस तरह इमरान खान साहब ने तहरीक चलाने की कोशिश की, उनका ख्याल था कि उन्हें तीसरे एम्पायर की शुरुआत हासिल है,
वो कंटेनर पे इतने माह 4 माह तक चढ़े रहे, लेकिन उनको कामयाबी और कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था कि जल्दी अंपायर अपनी अंगूठी उठाएगा तो छुट्टी हो जाएगी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की, लेकिन ऐसा ना हुआ और बिलाखिर वो उनको जो APC का जो थाने होता उससे उन्होंने खत्म कर दिया, APS। ये तो ये जी APS। एक तो ये तरीका होता है कि आपको जब तक टेल विंड है मुख्तदर अदारों से, तो हुकूमत डिस्टेबलाइज करना पाकिस्तान में शिद्दत आसान ना लगे। और यकीनन मेरे ख्याल से उस लिहाज से इमरान खान साहब जो हैं उनका किला बड़ा मजबूत है, उन्हें कोई इस किस्म का ख़तरा फ़िलहाल नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका जो है जो कि मुझे तशवीशनाक लगती है सूरत हाल, कि अगर इकॉनमी वही मेल्टडाउन में चली जाती है, और जैसे कि आज उमर साहब ने कहा है, दावा किया है कि जी हमने तो इंटेंसिव केयर से निकले हैं इकॉनमी जो है, तो मैंने उस पर यही आज अपने प्रोग्राम में भी कहा कि इकॉनमी इंटेंसिव केयर से निकलाई है, अवाम इंटेंसिव केयर में चले गए हैं। मेरा मतलब है अगर महंगाई, बेरोज़गारी, डिसअफेक्शन इतनी ज़्यादा होती है तो बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन बन सकती है, और उस सूरत में यानी बड़े ऐसे हालात हो सकते हैं जिसमें इस वक्त जो PMLN और PPP की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। शहबाज शरीफ साहब एक निस्बतन प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन है, अगरचे इमरान खान उनसे ज़्यादा थ्रेट महसूस करते हैं, इसीलिए ये जो हमज़ा के ख़िलाफ़ नैब के जो हमले हैं वो वाज़ तजदीद नकार इसी तनाज़ुर में देखते हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, तो इस वक्त PMLN इस बात के वो नहीं है बज़ाहिर हक़ में लगती कि वो तहरीक के लाए कोई, लेकिन हालात उसको मजबूर कर सकते हैं, जैसे कि जरदारी साहब जो हैं और बिलावल बिलखुसूस जो हैं वो इसके हक़ में लगते हैं। बाकी रहा ये जो मौलाना फजल रहमान का फैक्टर है, तो ये मौलाना फजल रहमान जो है इन्होंने तो कहा कि जी ये आउट ऑफ जॉब है, ये तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान इस लिहाज से बड़े ख़तरनाक हैं कि उन्होंने कहा कि आप दोनों इकट्ठे होकर आ जाएं, बंदे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए हैं, और वो अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें तो हुकूमत के लिए वाकई ख़राब सूरत हाल हो सकती है, और इमरान खान साहब को भी अपोजिशन को टॉन्ट करने की बजाय को ऑन बोर्ड लेने की सही करनी चाहिए थी। ठीक, निज़ामी साहब ये बताइए कि अगर क्योंकि हम अभी इस पे प्रॉस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं कि पता नहीं होता है या नहीं, लेकिन अगर तहरीक कोई चलती भी है हुकूमत के खिलाफ, तो उसके लिए कामयाब नारा क्या है? क्या ये कि आप मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है जिस तरह आपने कहा, अवाम इंटेंसिव केयर में चले गए हैं, या ये कि अपोजिशन के खिलाफ एहतसाब है और बड़ी विक्टिमाइजेशन हो रही है? और ये भी ज़रा तस्हीह कर दीजिएगा, हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिएगा कि आपके नज़दीक हमारे मुल्क की सियासी तारीख में कितनी हुकूमतें ऐसी हैं जिनको महंगाई या बुरी गवर्नेंस के वजह से बाहर निकाल दिया गया हो, या उनके खिलाफ एक अप्रोर आ गया हो और वो हुकूमतें चली गई हों, तरीके चली भी हैं, या अगर निकाला भी गया है या अनकॉन्स्टिट्यूशनली भी निकाला है, तो वो मामला तो कुछ और ही थे, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। 1968 की बात है मेरे ख्याल से, जब पॉलिटेक्निक कॉलेज या इंस्टीट्यूट था पिंडी में, उसके स्टूडेंट्स जो वो एहतजाज के लिए बाहर निकले महंगाई के ख़िलाफ़ कि चीनी बहुत महंगी हो गई है। तो उधर खासे ख़राब सूरत हाल पैदा हुई, कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, कुछ मारे भी गए, मुझे याद नहीं है। और वहीं से अयूब खान के ख़िलाफ़ मूवमेंट का आगाज़ हुआ। तो ये ना कहें आपके जो इक़्तिसादी बदहाली है, अगर एक मतलब है, अगर पाकिस्तान में कभी हमने देखा नहीं उस तरह की हाइपर इन्फ्लेशन और इतनी चंद मौक़े के अलावा हमेशा चीज़ें संभल जाती रही हैं, तो अगर ये ना संभाल सके तो बड़ी ही गैर यकीनी सी सूरत हाल हो सकती है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। ख़ास तौर पर इसलिए कि इमरान खान जो हैं वो बहुत श्योर हैं अपनी सपोर्ट बेस के, और वो कोई अपोजिशन से बैठ के कोई जिस तरह PMLN तो ये ऑफ़र करती है कि जी कोई इकॉनमी पे आप एहसास कर लीजिए, COD इकॉनमी पे कर लीजिए, लेकिन वो कहते हैं ये चोर है सब, तो मैंने इनको छोड़ना भी नहीं है। और ये भी अब लोगों के जहन में बात पक्की होती जा रही है कि
नैब जो है ये जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है वो उनका नारा विक्टिमाइजेशन का, अपोजिशन का, लेकिन शायद उसकी वजह से कि खैर नैब की वजह से ज़्यादती हो रही है इनके साथ, क्योंकि जब मियाँ नवाज शरीफ थे तो पीपल्स पार्टी के कुछ हो रहा था ये सब कुछ, तो यानी डॉक्टर आसिम के केस है और कुछ केसेस हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ ने कोई उस वक़्त कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे उनको रोका हो, और फिर नैब का कानून को उन्होंने बदलने की भी कोशिश नहीं की। ठीक हो तो गया। शायद असल चीज़ जो है वो पुअर गवर्नेंस और पुअर इकोनॉमी है जिस ठीक है निज़ामी साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, 10 सेकंड में जरा जवाब दीजिए कि PMLN के लिए वो टिपिंग पॉइंट क्या होगा या ट्रिगर क्या करेगा कि हम मौलाना का साथ देने के लिए तैयार हैं और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं, क्या होगा उनके लिए पॉइंट? PMLN के लिए टिपिंग पॉइंट होगा ऑन द ग्राउंड सूरत हाल, अगर वो बहुत ख़राब होती है तो इनको और कुछ चाराकार नहीं रहेगा साथ देने का किसी भी सड़कों पे आने के मामले में। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ निज़ामी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तफसील से बताया कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अपोजिशन अगर कोई तहरीक हुकूमत के खिलाफ लाती है तो वो किस सूरत में आ सकती है, तारीखी तौर पर भी उन्होंने बताया इसकी क्या अहमियत है, और क्या मुआशी बदहाली, बुरी गवर्नेंस एक वजह बन सकती है कि हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाई जाए और वो सक्सेसफुल भी है नहीं। आने वाला वक्त बताएगा बहुत से सियासी हालात किस रुख जाते हैं। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।